इस अध्याय में हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसा कि हमने इस अध्याय के प्रारंभ में देखा कि अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी में बंदों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य कंपन पाया जाता है और इन कंपनों का अध्ययन हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस की ऊर्जा अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी की तुलना में कम होती है, परंतु इनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। जब कार्बोनिल यौगिकों में 2.5 से 15 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। ऊर्जा कम होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न नहीं होते हैं, बल्कि इन बंधों में कंपन के कारण ही अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। कंपन की विधाएं। पहला प्रकार का कंपन त्वरण कंपन है। जब केंद्रीय परमाणु में जुड़ने वाले दोनों परमाणु बंध लंबाई में कंपन करते हैं, या तो वह उस बंध से एक साथ दूर जाते हैं या एक साथ ही पास आते हैं। स्प्रिंग के समान गति करते हैं तो कंपन त्वरण कंपन कहलाते हैं। अतः इस प्रकार के कंपन में बंध कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब दोनों परमाणु केंद्रीय परमाणु से समान दूरी रखते हुए कंपन करते हैं तो उनमें सममित कंपन कहा जाता है, परंतु जब दोनों परमाणुओं की दूरियां भिन्न भिन्न होती है, अर्थात एक तो केंद्रीय परमाणु के नज़दीक आता है और दूसरा दूर जाता है, तो उस प्रकार का कंपन असममित कंपन कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो कंपन है वो है बंकन कंपन। जब केंद्रीय परमाणु में जुड़ने वाले दोनों परमाणु बंध कोण में परिवर्तन करते हैं तो ऐसे कंपन बंधन कंपन कहलाते हैं। अतः इन कंपनों में बंध लंबाई परिवर्तित नहीं होती, परंतु इनमें बंध कोण में परिवर्तन पाया जाता है। ये कंपन निम्न भागों में विभाजित किए जाते हैं। पहला, तल में बंकन कंपन। इस प्रकार के बंकन कंपनों में केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दोनों परमाणु अपने तल में रहते हुए बाईं ओर अथवा बाईं ओर से दाईं ओर गति करते हैं। ये कंपन भी निम्न दो प्रकार के होते हैं। कैंचीनुमा कंपन। जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दोनों कंपन कैंची के समान गति करते हैं तो इस प्रकार के कंपन कैंचीनुमा कंपन कहलाते हैं। अतः इन कंपनों में दोनों परमाणुओं के मध्य बनने वाला कोण निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जबकि दूसरे प्रकार का जो कंपन है वो अभिदोलन प्रकार का कंपन कहलाता है। जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दोनों परमाणु घड़ी के पेंडुलम के समान दाईं ओर अथवा बाईं ओर कंपन करते हैं तो ये कंपन अभिदोलन प्रकार का कंपन कहलाता है। इस प्रकार के कंपनों में दोनों परमाणुओं के मध्य बनने वाला कोण परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि दोनों परमाणुओं का होने वाला कंपन साथ साथ होता है, अतः इसमें कोण में कोई परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा, तल के बाहर कंपन। जब केंद्रीय परमाणु में जुड़ने वाले दोनों परमाणु तल के ऊपर व नीचे बंकन कंपन करते हैं तो इन्हें तल के बाहर बंकन कंपन कहा जाता है। इन कंपनों को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, संदोली कंपन। जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दोनों परमाणु तल के ऊपर और नीचे झूले के समान गति करते हैं तो कंपन संदोली कंपन कहलाते हैं। अतः इस प्रकार के कंपनों में दोनों परमाणु के मध्य बनने वाला कोण अपरिवर्तित रहता है। जैसा कि चित्र से प्रदर्शित होता है कि यदि वो नीचे की ओर जाएगा, तल के नीचे की ओर, तो दोनों परमाणु एक साथ जाएंगे। यदि तल में जाएगा तो इस तरह का, और यदि तल के ऊपर आएगा तो इस तरह का। दूसरे प्रकार का जो कंपन है वो है व्यावर्त कंपन। जब केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दोनों परमाणु बंध कोण में परिवर्तित करते हुए तल के ऊपर व नीचे कंपन करते हैं, अर्थात एक परमाणु तल के ऊपर रहता है और दूसरा परमाणु तल के नीचे। यदि पहला परमाणु तल के ऊपर आता है तो दूसरा परमाणु तल के नीचे की ओर चल जाता है। इस प्रकार के तल के ऊपर व नीचे के कंपन बंकन कंपन कहलाते हैं और ये कंपन व्यावर्त कंपन कहलाते हैं। चयन का नियम। इस नियम के अनुसार ध्रुवीय प्रकृति के अणुओं के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि बंध लंबाई में परिवर्तन के कारण अणुओं की ध्रुवता में निरंतर परिवर्तित होता रहता है और अवशोषण की तीव्रता में भी परिवर्तन
होता रहता है, जिससे स्पेक्ट्रम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, परंतु अध्रुवीय अणुओं जैसे नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस के लिए अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं किए जा सकते। अवरक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की मुख्य शर्त यह है कि बंधों में कम ऊर्जा पर ही इलेक्ट्रॉन का दोलन हो या कंपन हो और उसमें कोई ध्रुवीयता हो। अनुमत व प्रतिबंधित संक्रमण, वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण जिनमें कक्षक की सममिति परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के यौगिकों में आसानी से संक्रमण हो जाता है। यह संक्रमण अनुमत संक्रमण कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का जो संक्रमण है, परंतु समान सममिति वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण संपन्न नहीं होता है, अतः ये संक्रमण प्रतिबंधित संक्रमण कहलाते हैं। जब किसी कक्षक में एक ही प्रकार की सममिति पाई जाती है अथवा कक्षक पूरे एक भाग में एक ही प्रकार की सममिति होती है, तो इस प्रकार के संपन्न तो ये सममिति जी सममिति कहलाती है। इस टेबल को देखने पर पता लगता है कि S और P में संक्रमण अनुमत है, P और D में, जबकि SS में, PP में, DD में, S और D में प्रतिबंधित संक्रमण है, क्योंकि इनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। जब किसी अणु कक्षक के दो अलग अलग भागों में अलग अलग सममितियां पाई जाती हैं, प्लस और माइनस, यह सममिति म्यू सममिति कहलाती है। अतः S कक्षक की सममिति जी सममिति होती है। इसी प्रकार D कक्षक की जी सममिति दर्शाता है, परंतु P कक्षक की सममिति यू सममिति होती है। S, P, D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत संक्रमण होते हैं, परंतु SS, SP, DD, SD संक्रमण में संक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं। एक वैज्ञानिक हुक ने ये बताया कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले दोनों परमाणु यदि त्वरण कंपन करते हैं तो वे स्प्रिंग के समान ही व्यवहार करते हैं और उनकी गति सरल आवर्त गति होती है। अतः सरल आवर्त गति करते समय एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा स्प्रिंग की गति की दिशा के विपरीत होती है। ये प्रत्यानयन बल स्थिरांक को K से प्रदर्शित किया जाता है। तो सरल आवर्त गति के लिए तरंग आवृत्ति को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। म्यू बराबर 1/2 पाई सी √k/म्यू। यहाँ c प्रकाश का वेग, k प्रत्यानयन बल स्थिरांक, जबकि म्यू सम्मानित द्रव्यमान है, जो कि उस बंध से स्प्रिंग द्वारा जुड़े हुए परमाणु के बारे में जानकारी देता है। अंगुली छाप चित्र, कार्बनिक यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने वाले चित्रों को अंगुली छाप चित्र कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार दो व्यक्तियों की अंगुलियां एक दूसरे की समानता नहीं दर्शाती, उसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों के अवरक्त स्पेक्ट्रम एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होते हैं। अतः इन स्पेक्ट्रमों की सहायता से कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निर्धारण किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के लिए अंगुली छाप चित्र 1400 नैनोमीटर से 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के मध्य अवशोषण क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। इनका मुख्य कारण दो विभिन्न यौगिकों के मध्य भिन्नता प्रदर्शित करना है। विलायकों का चयन, स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक का चयन करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि विलायक उस क्षेत्र में अवशोषण नहीं दर्शाता हो जिस क्षेत्र में कार्बनिक यौगिक विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करते हैं। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में विलायक के रूप में जल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जल विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण कर लेता है और सही परिणाम प्राप्त नहीं होते। अतः स्पेक्ट्रोस्कोपी के विलायक के लिए एन हेक्सेन अथवा नॉर्मल हेप्टेन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अध्रुवीय विलायक हैं और इनमें होने वाले कंपन जो कि इंफ्रारेड और या फिर इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण में ये विलायक भाग नहीं लेते, उस ऊर्जा का अवशोषण नहीं करते। अतः इस प्रकार के विलायकों का चयन हम किसी पदार्थ की संरचना का निर्धारण करने के लिए करते हैं, जो कि उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इलेक्ट्रॉनिक कंपनों में ऊर्जा का अवशोषण न करे।
तो इस प्रकार के विलायक उस संरचना के प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम में अपने योगदान को नहीं रख